ऐसा पोर्शन जो कि टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि दिक्कत क्यों होता है, बट डोंट वरी, पूजा दीदी अगेन तुमको प्यार दिला देगी इस पूरे टॉपिक से, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। ऑलरेडी तुम लोग बोलोगे कि दीदी हम लोग तो डिमांड पढ़ चुके हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट क्या है? वेल, रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बट क्या है इसके लिए मैं कुछ स्टोरी से तुम्हारे सामने शुरुआत करना चाहती हूँ। देखो, ऑलरेडी तुम लोगों ने डिमांड चैप्टर पढ़ लिया है और उसमें तुम लोगों ने नोटिस किया कि कैसे जब तुम्हारा फॉर एग्जांपल प्राइस चेंज होता है किसी प्रोडक्ट का, तो उससे रिलेटेड डिमांड भी चेंज हो जाता है, या फिर तुम्हारा जब इनकम चेंज होता है तो फिर तुम्हारा डिमांड भी चेंज होता है। जब किसी सब्सटीट्यूट या किसी कॉम्प्लीमेंट के प्राइस में चेंज आता है तब भी तुम्हारा डिमांड में फेरबदल होता है। यानी हम जानते हैं कि डिमांड जो है वो कोई फिक्स्ड कॉन्सेप्ट तो नहीं है कि अगर मैं 20 यूनिट्स डिमांड कर रही हूँ वो 20 ही करती रहूँगी, ऐसा नहीं है। डिमांड ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन सवाल ये है इस चैप्टर के अंदर हाउ मच का। हाउ मच ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना। हाउ मच का मतलब ये है कि अगर जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ अगर उसका दाम डबल हो गया तो डिमांड कितने से गिरेगा। मतलब ये बात तो तय है कि दाम डबल होगा तो डिमांड तो गिरेगा, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड भी ऐसा कहता है कि अगर कोई चीज़ महंगा हो गया तो फिर उसको हम कम क्वांटिटी खरीदेंगे। बट सवाल ये है कि कितना कम खरीदेंगे। अगर दाम डबल होगा तो क्या डिमांड भी एग्जैक्टली आधा हो जाएगा? क्या कम कर देंगे एग्जैक्टली आधे से? अगर हमारा इनकम बढ़ेगा तो क्या डिमांड भी उसी रेट से बढ़ेगा? मतलब क्या डिमांड भी बिल्कुल उसी तरीके से अपना रिस्पॉन्स शो करता है जैसा कि तुम्हारा प्राइस या इनकम शो करता है? वेल, ऐसा हर केस में ट्रू तो नहीं है। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बात करो मेडिसिन का, दवाइयाँ, तो दवाइयों का अगर दाम बढ़ भी गया तो क्या उसका डिमांड सडनली तुम एग्जैक्टली उसी अमाउंट से चेंज कर पाओगे? नहीं, दवाई तो एसेंशियल चीज़ है, उसको तो लेना ही पड़ेगा। देन इन दैट केस वहाँ पे अगर प्राइस बढ़ भी जाता है, प्राइस घट भी जाता है, तो भी तुम डिमांड में ज़्यादा फेरबदल तो कर नहीं पाओगे। लेकिन वहीं पे अगर तुम बात कर रहे हो किसी लग्जरी चीज़ का, तो मान लो किसी लग्जरी चीज़ जैसे कि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियों के समय में एसी का दाम बड़ा बढ़ रहा था, एसी का दाम बहुत ऊपर जा रहा था, देन डेफिनेटली तुम सोच सकते हो कि चलो ठीक है, इस साल हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, उसको बाद में पोस्टपोन कर लेंगे, बाद में खरीद लेंगे। तो तुम उसके डिमांड को तुम बदल पाए, क्योंकि एसी ऐसा चीज़ था जिसके तुम कंजम्पशन को बाद में टाल सकते थे। मेडिसिन में तो टाल नहीं पाओगे। तो मतलब क्या है कि डिमांड जो है वो हमेशा सेम तरीके से रिस्पॉन्स शो नहीं करता है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि डिमांड का रिस्पॉन्स अलग अलग टाइप का होता है। तो समझो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग ईडी से रिप्रेजेंट करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है साधारण भाषा में, मतलब कि इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज नहीं है। अगर हम लोग नॉर्मल दुनिया में बात करें इन नॉर्मल वर्ल्ड, तो नॉर्मल दुनिया में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। नॉर्मल दुनिया में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, की डिमांड कितना रिस्पॉन्स शो कर पाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम कैसे डिफाइन करेंगे? इन इकोनॉमिक्स डिफाइन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं इट इज़ द परसेंटेज चेंज in quantity demanded due to percentage change in price नहीं, in various determinants। मतलब समझे? मतलब समझो, इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि कितना परसेंटेज, कितना प्रतिशत चेंज आया तुम्हारे डिमांड में, और किसके वजह से आएगा ये चेंज? क्योंकि तुम्हारे डिटर्मिनेंट्स में कुछ परसेंटेज का चेंज आया। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं भाई? ये सब तो डिमांड चैप्टर में पढ़ के आना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स हम लोग वहाँ डिस्कस किए हैं, प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फिर तुम बोल सकते हो क्या बोलते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये सारे डिटर्मिनेंट्स ही तो थे। तो मतलब इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब हुआ कि तुम्हारे डिमांड में कितने प्रतिशत का चेंज आता है, किस वजह से आता है? क्योंकि कुछ परसेंट का चेंज होता है तुम्हारे डिटर्मिनेंट्स में। तुम्हारा डिमांड का, मैं रिपीट कर रही हूँ, सुनो,
और अपने आप में भी रिपीट करना, तुम्हारे डिमांड में कितने % का चेंज आता है, किस वजह से, ड्यू टू सर्टेन % चेंज इन द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में बदलाव के वजह से तुम्हारे डिमांड में कितने % का बदलाव आ जाता है, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी। अब इसी बात को अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखने जाएं तो कैसा होगा बोलो तो, सेम स्टेटमेंट को अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखें तो ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज चेंज। जी हाँ, ये ट्रायंगल नहीं है, ये डेल्टा है, और डेल्टा साइन का मतलब होता है चेंज। जैसे अल्फा बीटा गामा, वैसे ही डेल्टा एक ग्रीक लेटर है, इसका मतलब चेंज होता है। तो इसको डेल्टा डेल्टा मत बोलना, इसको चेंज बोलना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू, यानी इस वाले जो तुम लोग नॉर्मली 5/4 बोल देते हो, 6/7 बोल देते हो, इसको बाई ना बोल के ड्यू टू बोलो, आधा मीनिंग वही क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन वेरियस डिटर्मिनेंट्स। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन वेरियस डिटर्मिनेंट्स। बात समझ में आ गया? आई होप इट इज़ विजिबल। 1 सेकेंड। हाँ, तो ये तुम्हारे सामने जो तुम देख रहे हो, दिस इज़ नथिंग बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि तुम्हारे डिमांड में कितने % का चेंज आया ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन वेरियस डिटर्मिनेंट्स। अब बात बताओ तो, वेरियस डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या आ गई? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फिर तुम्हारा स्नॉब इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट, बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हम लोग पढ़े थे। लेकिन क्या सारे डिटर्मिनेंट्स को नंबर्स में नाप पाना आसान है? क्या तुम टेस्ट एंड प्रेफरेंस को नंबर्स में नाप के बताओगे कि मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंस में 10% का चेंज आया? क्या ये लॉजिकल है? नहीं है। इसलिए लिखते तो है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है उसके वेरियस डिटर्मिनेंट्स में चेंज आने की वजह से डिमांड में जो चेंज आया, बट सारे डिटर्मिनेंट्स को हम नंबर्स में नहीं नाप सकते। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट 3 टाइप में बटा हुआ है। तो यहाँ पे लिखना टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, एक है जिसको हम लोग बोलते हैं ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्राइस, या फिर पहले बोले इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब क्या है कि दीदी सारे डिटर्मिनेंट्स को नंबर्स में नापना पॉसिबल नहीं है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, स्नॉब इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट, ये सब नंबर्स में क्या नापेंगे आप? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिन भी चीज़ों को नंबर्स में नापा जा सकता है उस हिसाब से 3 टाइप क्रिएट कर दिए हैं। क्या है? ओन प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। और व्हाट इज ओन प्राइस इलास्टिसिटी, व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी एंड व्हाट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, ये तो हमको एक एक करके डिस्कस करना होगा। बट हमारा मेन फोकस आज यही रहेगा। इनफैक्ट हो सकता है आगे वाला जो एक और लेक्चर आएगा उसमें भी हमारा मेन फोकस यही रहेगा, क्योंकि पूरा डिस्कशन इसी के अराउंड है। इसके अराउंड ज़्यादा कुछ डिस्कशन है भी नहीं। ठीक है, ओन प्राइस इलास्टिसिटी में याद रखना, हम लोग इसको ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे ईपी दिख जाएगा इसका मतलब हम ओन प्राइस इलास्टिसिटी का बात कर रहे हैं। इनकम इलास्टिसिटी को हम लोग EY से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तुम बोलोगे दीदी इनकम का तो आई होना चाहिए, प्राइस का पी है समझ गए, इनकम का तो आई होना चाहिए ना। अब आई के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आई यूज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आई लेटर यूज़ करते हैं। हम लोग इनकम को Y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, परंपरा है भाई। और क्रॉस प्राइस में हम लोग EC हम लोग आज EP यानी कि ओन प्राइस इलास्टिसिटी का बात करेंगे। व्हाट इज़ ओन प्राइस इलास्टिसिटी, इसको समझते हैं। ध्यान देना, तुम जिस टाइप का बात कर रहे हो तुम उसी डिटर्मिनेंट का बात करोगे। मतलब क्या है देखते हैं। EP यानी ओन प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इट इज़ द परसेंटेज चेंज, it is the percentage change in quantity demanded due to percentage change
इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और ब्रैकेट में या फिर कॉमा लगा के लिखो सेटरिस पैरिबस। इसका मतलब क्या होता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये है, हम ये तुमसे पूछ रहे हैं कि जिस भी प्रोडक्ट का तुम बात कर रहे हो उस प्रोडक्ट के दाम में परिवर्तन आने के वजह से उसके डिमांड पे कितने परसेंटेज का परिवर्तन आया। आई रिपीट, फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर का बात कर रही हूँ, बाकी सब कुछ जो डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकता है उसको सेटरिस पैरिबस यानी कांस्टेंट कर दो। सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट पे ध्यान दो और इस प्रोडक्ट के दाम पे ध्यान दो। इस प्रोडक्ट का दाम मान लो 5% से बढ़ गया, पहले इसका दाम 30 रुपीज़ था, अब 5% से ज़्यादा हो गया। तो इस प्रोडक्ट के दाम के बढ़ने की वजह से इसके डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ा? इस प्रोडक्ट के दाम के बढ़ने की वजह से इसके डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ा? दैट इज़ ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओन क्यों लगाया? क्योंकि जिस प्रोडक्ट का बात कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट के डिमांड का बात कर रहे हो, उसी का दाम भी ले रहे हो। इसके डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ा जब इसका दाम बढ़ गया या घट गया? अदर थिंग्स आर कॉन्स्टेंट। और बाकी कोई चीज़, इनकम फिनकम वो सब मत लेकर आना, एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। इसी चीज़ को अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखने जाएं तो कैसे लिख सकते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी जो चीज़ मैंने इंग्लिश में लिखा उसको मैंने नीचे थोड़ा और छोटे इंग्लिश में लिख दिया। अगेन इस वाले चीज़ को ड्यू टू बोलना। ड्यू टू मतलब कारण बताओगे नीचे। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट अभी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है, इसको जस्ट लिख लो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब एक बात बताओ तो, सुनना ध्यान से, क्या बोले हो? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही था। अब मैं कुछ पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनना। इसी बात को मैं और बेटर मैथ्स की भाषा में लिखना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे कुछ पूछना है। मान लो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्राइस, यहाँ पे लिख रही हूँ क्वांटिटी। मैं पहले 10 रुपये जब पर यूनिट पे एक पेन मिलता था तो मैं 20 पेन्स डिमांड करती थी। तो एक पेन का दाम जब 10 था मैं 20 पेन डिमांड करती थी। सेम उसी पेन का अगर दाम 20 हो जाए, एक पेन का दाम अगर अब 20 हो जाए तो मैं कम क्वांटिटीज़ खरीदूंगी, मान लो 10 यूनिट्स खरीदूंगी। तो ये जो ओरिजिनल प्राइस था इसको हम लोग P1 नाम देते हैं, जो फाइनल प्राइस हुआ इसको P2 नाम देते हैं। ओरिजिनल क्वांटिटी को QD1 नाम देते हैं, फाइनल क्वांटिटी को QD2 नाम देते हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कितना आया, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, तो हमेशा याद रखना, हमेशा, कि चेंज इन क्वांटिटी, चेंज हमेशा फाइनल माइनस ओरिजिनल होता है। फाइनल माइनस ओरिजिनल, फाइनल माइनस ओरिजिनल। तो चेंज इन क्वांटिटी का मतलब होता है फाइनल यानी QD2 माइनस QD1। तो फाइनल वाला कितना है? 10 माइनस 20 यानी कि -10 है ना। 10 माइनस 20 इज -10। पर ध्यान से देखो तो तुमको चेंज इन क्वांटिटी चाहिए था कि परसेंटेज चेंज चाहिए था? परसेंटेज चेंज चाहिए था। अब ध्यान से देखो, किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है? किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज निकलता है चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100। किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज निकलता है चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100। इस केस में कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं, बट अगर वैल्यूज़ डालें तो चेंज आया था -10 का, ओरिजिनल है 20 इंटू 100। कैलकुलेशन नहीं करना होगा, तुम बस ये देखो। तो बताओ, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100। तो जहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लिखा है वहाँ पे अगर मैं ये लिख दूँ चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100, एक ही बात है ना।
जहाँ पे इतना बड़ा सेंटेंस लिखा था वहाँ पे मैंने मैथ्स का भाषा में लिख दिया उस चीज़ को, होल डिवाइडेड। अब ज़रा बताओ, अगर मैं तुमसे सिमिलर भाषा में पूछूं कि चेंज इन प्राइस कितने का है, तो बोलोगे फाइनल माइनस ओरिजिनल, जो कि हो जाएगा 20 माइनस 10। लेकिन क्या मुझे चेंज इन प्राइस चाहिए या परसेंटेज चेंज चाहिए? परसेंटेज चेंज चाहिए। तो परसेंटेज चेंज कैसे आएगा? चेंज बाई ओरिजिनल इंटू 100। तो जहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिखा है वहाँ पे मैं लिख सकती हूँ चेंज बाई ओरिजिनल इंटू 100। मतलब जो चीज़ अंग्रेज़ी में लिखा था उसको मैंने मैथ्स के भाषा में कर दिया। अब 100 और 100 कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो गया। अब बताओ बचपन का चीज़। अच्छा पहले मैं फ्रेश करके लिख लूँ जो बचा है उसको। अब बचपन में तुम पढ़े होगे कि इस पूरे चीज़ को, जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, इसको हम लोग ऊपर ला सकते हैं। बस ऊपर लाते वक्त ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, है ना, पढ़े हो तुम तो ये। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू, ये पूरा चीज़ ऊपर तो आ जाएगा लेकिन घूम जाएगा, P1 बाई चेंज इन प्राइस। अब सुनना, इनटू में ऑर्डर मैटर करता है क्या? मतलब अगर मैं 2 इंटू 3 करूँ या 3 इंटू 2 करूँ, ऑर्डर मैटर करता है? नहीं, 2 इंटू 3 भी 6 ही आएगा, 3 इंटू 2 भी 6 ही आएगा। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस डेल्टा पी को यानी चेंज इन प्राइस को इस तरफ कर रही हूँ और इस QD1 को इस तरफ कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, सुंदर बनाने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है। तो यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी जैसा था वैसे रहने देते हैं, इसके नीचे डेल्टा पी ले आते हैं, और ओरिजिनल प्राइस जैसा था वैसे रहने देते हैं, इसके नीचे QD1 लगा लेते हैं। ये जो तुमको दिख रहा है ये है फाइनल फार्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद रखना पड़ेगा इस फार्मूला को, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। कैसे निकालते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस बाय इंटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग एक तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं तो शायद हमारा आसान हो जाएगा कि कैसे निकलता है। आई होप यू आर कॉपिंग डाउन एवरीथिंग, है ना। तो एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। न्यूमेरिकल जैसे मैंने तुमको ये मैंने टेबल दिया, बाय द वे इस टेबल को हम क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइस, यहाँ पे मैंने लिखा है क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस था मान लो 5, डिमांड था 10 यूनिट्स, प्राइस हो गया 10, डिमांड हो गया 5 यूनिट्स। तो इसको हम लोग P1 नाम दे रहे हैं, इसको P2 नाम दे रहे हैं, इसको QD1 नाम दे रहे हैं, इसको QD2 नाम दे रहे हैं। बोला गया है प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू निकालो। पहले तो ये समझो कि हम लोग यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक। अब बताओ तो चेंज इन क्वांटिटी कितने का है? क्वांटिटी में चेंज कितने का आया? तो चेंज हमेशा निकलता है फाइनल माइनस ओरिजिनल। तो फाइनल यानी QD2 माइनस QD1, 5 माइनस 10 यानी कि -5 बाई चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है? 10 माइनस 5 यानी कि 5। ओरिजिनल प्राइस कैसे निकलता है? 5। और ओरिजिनल क्वांटिटी कैसे निकलता है? 10। तो यानी कि बचा क्या देखो तो, माइनस, यहाँ पे तो 1 है तो -1 इंटू 1 यानी कि -1, और नीचे यहाँ पे 1 इंटू 2 यानी कि 2। इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं -0.5, है ना। 1/2 यानी कि 0.5। तो प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू आ गया -0.5। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आवाज़ आ रहा है, क्योंकि बारिश हो रहा है एंड आई कैन नॉट हेल्प इट, क्योंकि बारिश का मौसम है। अब सिमिलर तरीके से ये नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया, प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू भी निकाल लिया। सेकेंड, मान लो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने वापस से दिया, वैल्यूज़ को चेंज करके। तुम्हारे पास यहाँ पे अगेन है प्राइस, यहाँ पे है क्वांटिटी। प्राइस है 100 रुपये पर यूनिट, डिमांड हो रहा है 200 यूनिट्स। प्राइस हो गया 150 रुपीज़ पर यूनिट, डिमांड हो रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो डिमांड यहाँ पे घटेगा, डिमांड 150 यूनिट्स हो गया। मतलब 100 रुपये का जब 1 यूनिट मिलेगा, इसको समझो, 100 रुपये का जब 1 यूनिट मिलेगा तो मैं 200 यूनिट्स खरीदूँगी, और 150 का जब 1 यूनिट मिलेगा तो मैं 150 यूनिट्स खरीदूँगी।
ये मतलब है इसका। अगेन इसका दाम ओरिजिनल प्राइस वगैरह QD1 QD2, फिर से फॉर्मूला लिखो, जितना बार फॉर्मूला लिखते हो उतना बार याद होता है। चेंज इन क्वांटिटी कितना है, फाइनल माइनस ओरिजिनल तो -50। चेंज इन प्राइस कितना है, +50। ओरिजिनल प्राइस 100, ओरिजिनल क्वांटिटी 200। ये और ये तो गया, ये 2 0 यहाँ से गया, तो यानी कि -½ वही सेम आंसर आ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, -0.5। ठीक है। अब तुम लोग एक बात नोटिस किए होंगे, नहीं किए तो कर लेना चाहिए। प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू, एक सेकंड में देखूं कि दिख रहा है कि नहीं भाई बोर्ड पे। तुम लोग नोटिस किए होंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू दोनों ही केस में नेगेटिव में आया, माइनस में आया। सवाल आता है क्यों माइनस में आया? प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रहा है बार बार? क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है कि बस आ गया या फिर कोई रीज़न है इसके पीछे? तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ रीज़न के बगैर तो नहीं होगा। क्या है वो? तो आ जाओ समझते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, वाई इज़ प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव। प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू नेगेटिव क्यों है? इसको समझने के लिए कहानी को समझो कि प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या बोलो तो चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। यही फॉर्मूला है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना जो मैं बोलने जा रही हूँ। ये एक फ्रैक्शन है तुम्हारे सामने, ये एक दूसरा फ्रैक्शन है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बताओ तो किसी चीज़ का ओरिजिनल दाम नेगेटिव हो सकता है क्या? तुम कभी ऐसा कभी सुने हो कि मैं पेन खरीदने गया और जो पेन का दाम है वो -5 रुपीज़ है? भाई किसी चीज़ का दाम नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यानी ओरिजिनल प्राइस किसी का नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा। सिमिलरली किसी चीज़ का क्वांटिटी नेगेटिव हो सकता है क्या? कि मैं -10 यूनिट्स खरीदता हूँ, -60 यूनिट्स खरीदती हूँ, ऐसा तो नहीं होता है। कोई भी चीज़ का क्वांटिटी कम से कम 0 हो सकता है या पॉजिटिव ही होगा। माइनस में आप किसी चीज़ को नहीं खरीद सकते हो। तो यानी ओरिजिनल क्वांटिटी भी क्या है? पॉजिटिव है। तो बताओ, ओरिजिनल प्राइस भी पॉजिटिव में है, ओरिजिनल क्वांटिटी भी पॉजिटिव में है। पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, कोई ऊपर नंबर प्लस में लिखा है +5, नीचे भी नंबर प्लस में लिखा है, तो ओवरऑल आंसर भी तो प्लस ही में आएगा ना। वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि इस पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव बाई पॉजिटिव है। नाउ लिसन, प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स। अब ज़रा सुनो तो, किसी चीज़ का दाम बढ़ा, दाम बढ़ा मतलब मान लो पहले दाम था 10 रुपये, अब दाम हो गया 15। तो पहले दाम था 10 रुपये P1, अब दाम हो गया 15। तो चेंज इन प्राइस कितना का होगा? 15 - 10 यानी 5, यानी प्लस में आएगा ना। दाम बढ़ने से चेंज प्लस में आएगा, दाम गिरने से चेंज माइनस में आएगा। ठीक है, तो किसी चीज़ का दाम बढ़ा तो दाम प्लस में आ रहा है, चेंज। किसी चीज़ का क्वांटिटी क्या हुआ होगा? अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ा है तो क्वांटिटी घटा होगा ना, क्वांटिटी कम हो गया होगा। तो अगर दाम बढ़ा है और दाम में पॉजिटिव चेंज है तो क्वांटिटी तो गिरा होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो क्वांटिटी का चेंज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। जैसे मान लो पहले हम लोग खरीद रहे थे 5 यूनिट, अब खरीद रहे 2 यूनिट, क्योंकि दाम बढ़ गया तो क्वांटिटी तो गिरा। तो क्वांटिटी का चेंज क्या होगा? 2 - 5 यानी कि -3। क्वांटिटी का चेंज तो नेगेटिव होगा। क्वांटिटी अपने आप में नेगेटिव नहीं है, चेंज नेगेटिव हो सकता है। तो बताओ तो, अगर नीचे प्लस है और ऊपर माइनस है, -5 बाई +3, तो ओवरऑल आंसर तो माइनस ही हो जाएगा ना। ठीक है, ओवरऑल आंसर माइनस हो गया। उल्टा सोचो, अगर किसी चीज़ का दाम गिरा है तो दाम में चेंज तो माइनस में आया होगा, यानी नेगेटिव चेंज आया होगा। पहले 15 था, अब 10 हो गया दाम का चेंज तो नेगेटिव में है। लेकिन दाम गिरा है तो क्वांटिटी बढ़ा होगा, तो यानी क्वांटिटी का चेंज पॉजिटिव में है। फिर से सेम कहानी, अगर ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, +5 - 3, फिर भी तो ओवरऑल आंसर माइनस में ही आएगा। यानी समझो, अगर नीचे प्लस है और ऊपर माइनस है तो भी आंसर माइनस में है, अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो भी आंसर माइनस में है। नाउ टेल मी, ये पूरा फ्रैक्शन तो जो भी कर लो माइनस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में?
इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर माइनस के नंबर को तुम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, भाई -5/3 को +6/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का नंबर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होके माइनस में ही आंसर आएगा, ओवरऑल आंसर माइनस ही हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई पूछता है कि प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू बार बार माइनस में क्यों आ रहा है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि देखो भाई, प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला ये है और ये हिस्सा तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन ये हिस्सा इन्वर्स रिलेशनशिप की वजह से हमेशा माइनस में आएगा, और माइनस इंटू प्लस हमेशा माइनस में ही आंसर आता है। यानी प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा। क्यों होता है? क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है दाम और क्वांटिटी के बीच में। बोलो, बात क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है। अब क्या है ना, क्योंकि यहाँ पे बार बार माइनस का साइन आता रहता है, तो हम लोग काफ़ी बार इसको हटाने का कोशिश करते हैं। नाउ कैसे? लेट अस टॉक अबाउट इट। मान लो तुम क्वेश्चन सॉल्व किया और क्वेश्चन सॉल्व करके प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू आ गया -2, सॉरी माइनस तो रह गई। इस 2 का मतलब क्या है? माइनस तो इन्वर्स रिलेशनशिप की वजह से आया, लेकिन ये 2 का मतलब क्या है? भाई इकोनॉमिक्स कहता है कि बस निकाल लेना आंसर इज़ नॉट इनफ। तुमको आंसर का मीनिंग पता होना चाहिए कि आंसर बोल क्या रहा है, बता क्या रहा है हम लोगों को। तो ज़रा समझने का कोशिश करना। बोलो तो प्राइस इलास्टिसिटी का ओरिजिनल डेफिनेशन से हम लोग फॉर्मूला क्या बनाए थे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या आ रहा है? -2। माइनस को भी भूल जाओ। क्या हम लोग 2 को 2/1 लिख सकते हैं? भाई कोई भी नंबर बाई 1 तो लिखा ही जा सकता है ना। 5 को हम लोग 5/1 तो लिख ही सकते हैं, नीचे 1 लिखने से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। अब देखो, ये नीचे का 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? डिनोमिनेटर को। भाई प्राइस इलास्टिसिटी का ये वाला फॉर्मूला है जिससे आंसर आया है -2/1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब प्राइस 1% से चेंज होता है, डिमांड 2% से चेंज हो रहा है। फिर से रिपीट करो, जब प्राइस 1% से चेंज होता है, डिमांड 2% से चेंज होता है। सिमिलर तरीके से बताओ, अगर आंसर आ रहा है -7, इसका क्या मतलब है? -7 को हम लोग लिख सकते हैं 7/1, यानी कुछ भी हो जाए डिनोमिनेटर में बाई 1 ही रखना है। इसका मतलब है जब प्राइस में 1% का चेंज आता है, डिमांड 7% से बदलता है, डिमांड ज़्यादा चेंज होता है, ये मतलब है। बार बार ज़रूरी नहीं है कि यही है। मान लो प्राइस इलास्टिसिटी आ रहा है हाफ। पहली बात तो हाफ नहीं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, 0.5। ये भी तो कोई नंबर ही है, इसको हम लोग बाई 1 लिख ही सकते हैं। इसको बाई 1 लिखने का मतलब है कि जब प्राइस 1% से चेंज होता है, डिमांड में 0.5% का चेंज देखने को मिलता है। डिमांड में कम चेंज है। प्राइस 1% से चेंज हो रहा है, जबकि डिमांड सिर्फ 0.5% से चेंज हो रहा है, तो डिमांड में कम चेंज है। हाँ, तो इसका मतलब यही है। अब मैं कुछ पूछूंगी। मान लो तुम्हारे पास 2 केसेस हैं। केस 1, जहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू आ रहा है -5, और केस 2 जहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू आ रहा है -2। किस केस में, ये केस 2 है, किस केस में डिमांड ज़्यादा रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ज़्यादा बदल रहा है? बताओ तो तुम क्या बोलोगे कि देखिए यहाँ पे 5 को -5 को हम लोग -5/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब जब प्राइस में चेंज, परसेंटेज चेंज प्राइस में 1 का आ रहा है, 1% का चेंज, तो डिमांड में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो है 5 का। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जब प्राइस का चेंज 1% का है, प्राइस का चेंज, तो डिमांड का चेंज कितना है? डिमांड का चेंज 2% का है। तो किस केस में डिमांड ज़्यादा रिस्पॉन्स शो कर रहा है? डेफिनेटली इस केस में। इस केस में डिमांड 5% से बदल रहा है, जबकि इस केस में डिमांड सिर्फ 2% से बदल रहा है। तो डेफिनेटली ये वाला केस में डिमांड ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करता है, ज़्यादा बदलता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। हम लोग कंपैरिजन करने के लिए माइनस का साइन इग्नोर किए हैं। तुम बताओ तो, देखो यहाँ पे तुम लोगों ने माइनस को देखा भी नहीं, जैसे
तुमने डायरेक्ट बोला कि यहाँ पे 5 है यानी 5% का चेंज आ रहा है, यहाँ पे 2 यानी कि 2% का चेंज आ रहा है, और तुमने इस हिसाब से कैटेगराइज किया कि डेफिनेटली इस केस में डिमांड ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। तो यानी कि कंपैरिजन करते समय माइनस जो है वो झंझट पैदा कर सकता है, उसको हटाना ज़रूरी है। तो हम लोग कैसे हटा दें? ऐसे लिखा रहेगा और माइनस ऐसे ही इग्नोर कर देंगे? ऐसे तो मैथ्स अलाउ नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट हमें टिप्स देता है कि हम कैसे माइनस का साइन इग्नोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, हम लोग बोलते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला आ रहा है वो ये है, करेक्ट? अब समझो तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है ना, ये तुम लोग अगर मैथ्स है किसी का तो वो लोग पढ़े होंगे, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं मैथ्स में। मॉड्यूलस बेसिकली 2 ऐसे वर्टिकल डंडे होते हैं जो कि एक मैजिक के डब्बे की तरह है, जो कि माइनस का साइन हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल, तुमने इस वर्टिकल डंडे जिसको मॉड्यूलस बोलते हैं, इसको वर्टिकल डंडा बार नहीं बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं। अगर तुमने इसके अंदर 2 रखा, अब 2 तो अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर तुमने इस डंडे के अंदर, इस मॉड्यूलस के अंदर -2 रखा होता तो फिर माइनस को भी ये उड़ा देता है। यानी कि मॉड्यूलस एक ऐसा बक्सा है जिसके अंदर अगर तुम पॉजिटिव नंबर डालोगे तो पॉजिटिव ही बाहर आएगा, अगर तुम नेगेटिव नंबर डालोगे तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो मॉड जो है वो अपने बाहर माइनस जाने नहीं देता, वो माइनस को उड़ा फेंकता है। और हम लोग यहाँ पे यही करना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर माइनस में आएगा, तो हम इसको हटाने के लिए लिखते हैं यहाँ पे टेकिंग मॉड, मॉड्यूलस को शॉर्ट में मॉड भी बोलते हैं, मॉड वैल्यू बोथ साइड्स। अब एक जगह कोई ऑपरेशन हम लोग मैथ्स में कर नहीं सकते, मॉड ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा ये? प्राइस इलास्टिसिटी का एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट शब्द का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। तो बेसिकली हम माइनस को उड़ाना चाहते हैं और इसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी का मॉड वैल्यू मतलब ये मॉड का साइन तुमको लगा देना है, ठीक है? एक ऐसा ही न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आज का वीडियो हम लोग रफा दफा करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने एक न्यूमेरिकल नंबर 3 आया, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस है 15, डिमांड है 10, प्राइस 20 हो गया, डिमांड हो गया 5, ठीक है? इसको हम लोग बोल रहे हैं, अच्छा डिमांड हम लोग कुछ अलग ले लेके 8 ले लेते, चलो P2, फिर आ जाता है QD1 QD2, ठीक है? प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या था, मतलब फॉर्मूला क्या था? ये चेंज इन क्वांटिटी कितने का है? 8 - 10 यानी कि -2। चेंज इन प्राइस कितने का है? -5 का होगा, 20 - 15 है। ओरिजिनल प्राइस है 15, ओरिजिनल क्वांटिटी है 10, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2 के टेबल में ये 1 बार में, 2 के टेबल में ये 5 बार में, फिर 5 के टेबल में 1 बार में, 5 के टेबल में 3 बार में, तो बचा क्या ये? -3 और नीचे क्या है? नीचे तो बस 5 ही बचा है, तो -3/5। इसको हम लोग पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.6 हो जाएगा, है ना? तो ये हो गया -0.6। अब अगर आंसर बोला हो कि बस प्राइस इलास्टिसिटी निकालना हो तो यहीं छोड़ देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं पॉजिटिव वाला चाहिए, मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, मुझे माइनस नहीं चाहिए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम लोग दोनों साइड मॉड ले लेते हैं। ये तो वेरिएबल है EP, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये तो मॉड के बाहर नहीं आ सकता, लेकिन जो नंबर है वो बाहर जंप कर जाएगा बिना माइनस के, तो आंसर हो जाएगा 0.6। ये 0.6 का मीनिंग बता पाओगे? 0.6 का मीनिंग क्या है? 0.6 को हम 0.6/1 लिख सकते हैं, एनीथिंग बाई 1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब जब प्राइस 1% से चेंज हो रहा है, डिमांड 0.6% से चेंज हो रहा है, डिमांड कम रिस्पॉन्स शो कर रहा है।
ठीक है, ये तो बस मीनिंग बताने के लिए, वरना यहाँ तक आंसर करेक्ट है। ठीक है, डन। और मिलेंगे अगले वीडियो में।